जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों एयर फोर्स नॉन कॉम्पोनेंट परीक्षा 2023 अब आपकी बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है और बहुत ही जल्द दोस्तों इसका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो आप सभी के लिए मैं लेकर आ चुका हूं फिर से एक बार जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। दोस्तों जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँगा, ये सभी प्रैक्टिस सेट एयर फोर्स नॉन कॉम्पोनेंट परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इनको आप जरूर से दोस्तों याद करते रहिएगा ताकि एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। दोस्तों आपका एग्ज़ाम में 2 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जीके और इंग्लिश। दोनों से दोस्तों आपको 10-10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और पर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, यानी 20 नंबर का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों 20 में से 20 का टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ और बहुत ही जल्द आपकी इंग्लिश की भी क्लास में शुरू करने वाला हूँ। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और चैनल पर यदि आप नए हों और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों डेली आप सभी के लिए जीके जीएस और इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, फिरोज शाह तुगलक को, इल्तुतमिश को या गयासुद्दीन बलबन को? कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है? दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है सी दोस्तों, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल शुरू कहाँ से हुआ था? गुलाम वंश से दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत हुई थी। 1206 ईस्वी में दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। लेकिन दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी लाहौर बनाई थी, दिल्ली नहीं बनाई थी। जब दोस्तों इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा 1211 ईस्वी में, यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और जब यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा तब इसने दोस्तों राजधानी दिल्ली बनाई। तो इसीलिए दोस्तों इसे दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। इल्तुतमिश ने दोस्तों इक्तादारी प्रथा की शुरुआत की थी, याद रखिएगा। इक्तादारी प्रथा की शुरुआत किसने करी थी? इल्तुतमिश ने करी थी। है और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण कार्य तो याद रखिएगा पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। यदि एग्जाम में पूछे कि कुतुब मीनार बनवाया किसने था तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका सही हो जाएगा। लेकिन पूछा जाए कि इसके निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया था तो आपका इल्तुतमिश ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है, तो इल्तुतमिश से रिलेटेड ये चीज़ आपको जरूर से याद रख लेनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी दोस्तों, लियाकत अली ने इलाहाबाद और बनारस से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। यदि मैं बात करूं कि 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था तो उत्तर प्रदेश के दोस्तों मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। किसने करी थी? मंगल पांडे। आप सभी जानते हैं कि मंगल पांडे एक पंडित थे और ये दोस्तों ब्रिटिश सेना में शामिल थे। और ब्रिटिशों ने क्या किया था, जो बंदूक होती है उनकी जो कारतूस होती है उसको दोस्तों मुँह से खोलने की प्रथा शुरू करी थी और उस कारतूस को गाय की चर्बी से बनाया जाने लगा था। इसीलिए दोस्तों मंगल पांडे ने इसका विद्रोह किया था और ये विद्रोह दोस्तों मेरठ से शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा इलाहाबाद से लियाकत अली ने इसका नेतृत्व किया था। यदि मैं दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई की बात करूं तो रानी लक्ष्मीबाई ने कहां से शुरू किया था दोस्तों? तो याद रखिएगा झांसी से। कहां से दोस्तों? झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने शुरू किया था। ठीक है, यदि मैं बात करूं दोस्तों कुंवर सिंह की तो कुंवर सिंह ने दोस्तों बिहार से किया था, बिहार के जगदीशपुर से। और यदि नाना साहिब की दोस्तों मैं बात करूं तो नाना साहिब और तात्या टोपे ने दोस्तों इसका नेतृत्व कानपुर से किया था। ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने नवरोज उत्सव को समाप्त कर दिया था?
नवरोज उत्सव दोस्तों पारसी धर्म का एक त्यौहार है नवरोज, याद रखिएगा पारसी धर्म का एक त्यौहार है। इसकी शुरुआत किसने करी थी? तो इसकी शुरुआत दोस्तों बलबन ने करी थी। बलबन कौन है दोस्तों? गुलाम वंश का शासक था बलबन, जिसने दोस्तों रक्त एवं लोह नीति अपनाई थी। याद रखिएगा रक्त एवं लोह नीति भी एग्जाम में पूछी जाती है। शुरू किसने किया था दोस्तों? बलबन ने रक्त एवं लोह नीति अपनाई थी। सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो बलबन ने की थी। ठीक है, नवरोज के बारे में बता चुका हूँ, शुरुआत तो बलबन ने करवाया था, लेकिन इस उत्सव को समाप्त किसने किया था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है दोस्तों सी राइट हो जाता है, औरंगजेब। औरंगजेब ने दोस्तों नवरोज उत्सव को समाप्त कर दिया था। औरंगजेब को क्या कहा जाता है दोस्तों? जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जो भी दोस्तों मैं एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताता रहूं, उन सभी चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से कवर कर लेना है, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसीलिए मैं बताता हूं ताकि एग्ज़ाम में आपका कुछ भी ना छूटने पाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है? कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, लूनी नदी। लूनी नदी दोस्तों पश्चिम दिशा की ओर बहती है। यदि मैं बात करूं कि लूनी नदी निकलती कहाँ है, तो लूनी नदी दोस्तों राजस्थान के जैसलमेर, क्या दोस्तों? राजस्थान के जैसलमेर में अरावली पर्वत श्रृंखला है, वहाँ से दोस्तों अरावली पर्वत पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान के कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है। यानी राजस्थान में ही रहकर रह जाती है दोस्तों, ये बाहर नहीं निकल पाती है। इसीलिए दोस्तों इसे अंतर्देशीय निकाय वाली नदी भी कहा जाता है। ठीक है, केवल पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली भारत की एकमात्र नदी है लूनी नदी। ठीक है, और एक बात लूनी नदी से रिलेटेड आपको और याद रख लेनी है, लूनी नदी दोस्तों एक ऐसी नदी है जिसका जल शुरुआत में तो मीठा होता है, लेकिन बाद में जाके इसका जल खारा हो जाता है। खारा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों ये राजस्थान के जो कच्छ का रण का मैदान है उसमें जाकर ये समाप्त होती है। वहाँ से दोस्तों इसके जो जल में थोड़ा सा खारापन आ जाता है, इसीलिए दोस्तों इसका जल बाद में खारा कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर गोदावरी नदी की बात हुई है तो याद रख लीजिएगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी किसे कहा जाता है? तो को गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। ठीक है, इसे दोस्तों वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ एग्जाम में पूछी जाती हैं, पेन गंगा, याद रखिएगा पेनगंगा, मंजरा, इंद्रावती, ये क्या है दोस्तों? इसकी सहायक नदियां हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, कावेरी की बात करूं तो कावेरी नदी एक ऐसी नदी है जो सीधा जाकर अरब सागर में गिर जाती है, इसे डेल्टा बनाने का मौका नहीं मिलता है। साल भर दोस्तों ऐसी कौन सी नदी है जिसमें साल भर जल रहता है? तो वो कावेरी नदी ही है जिसमें दोस्तों वर्ष भर जल रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार के किस द्वीप में स्थित है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बैरन द्वीप में दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप का है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जलवाष्प, मीथेन, हीलियम या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, हीलियम। हीलियम एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, यदि मैं बात करूं ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा प्रमुख कौन कौन सी गैसें हैं, तो याद रखिएगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CH4 और CO2। इसे क्या कहा जाता है? CH4 कहा जाता है, इसे CO2 कहा जाता है। ये दोनों गैसें ग्रीन हाउस गैस की प्रमुख गैसें हैं। इसके बाद जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, ये सब गैसें किस में आती हैं? ग्रीन हाउस गैसों में आती हैं।
ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या फिर भारत रत्न? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन है डी, भारत रत्न। भारत रत्न दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शांति नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा शांति नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। मैं बात करूं मदर टेरेसा की, तो मदर टेरेसा एक रोमन महिला थी, रोमन महिला थी, लेकिन बाद में इन्होंने दोस्तों भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली थी, भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली थी 1948 में। कब दोस्तों? 1948 में इन्होंने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली थी, इसीलिए ये भारतीय भी कही जाती हैं। ठीक है, इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो याद रख लीजिएगा 1979 ईस्वी में दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1980 में दोस्तों इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और 1962 में इन्हें दोस्तों किससे सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको जरूर से याद रख लेनी है, मदर टेरेसा से रिलेटेड। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय जी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक की रचयिता हैं, और इन्हें दोस्तों इसी पुस्तक के लिए 1997 ईस्वी में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, किससे? बुकर सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हुगली नदी भारत के किस राज्य में बहती है? हुगली नदी, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, पश्चिम बंगाल। हुगली नदी किस राज्य में बहती है? पश्चिम बंगाल में बहती है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, असम। असम दोस्तों भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। यदि मैं कर्नाटक की बात करूं तो कर्नाटक क्या है दोस्तों? कॉफ़ी उत्पादन में सबसे आगे है, कॉफ़ी उत्पादन में। केरल की बात करूं तो मसाला नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों? केरल को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सबसे गर्म ग्रह माना जाता है? पृथ्वी को, बुध को, शुक्र को या फिर मंगल को? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? देखिए दोस्तों, आज मैं डाउट इसकी ग्रह वाली आपकी ख़त्म कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये मैंने क्या बना दिया? सूर्य बना दिया। सूर्य क्या है दोस्तों? सूर्य ग्रह नहीं है, याद रखिएगा। सूर्य एक क्या है? तारा है। ठीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक क्या है? बुध ग्रह है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है शुक्र। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है पृथ्वी, फिर आपका आता है मंगल, मंगल के बाद आपका आ जाएगा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद दोस्तों आपका कौन सा आ जाता है? शनि, शनि के बाद दोस्तों आपका आता है अरुण, और अरुण के बाद दोस्तों आपका आता है वरुण। इस तरीके से आप याद रखिएगा। ये मैंने बता दिए। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध है। लेकिन सबसे गर्म ग्रह की बात करूं तो ऑप्शन आपका दोस्तों सी राइट हो जाएगा। शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि दोस्तों बुध जो ग्रह है ना, इस पे सूर्य की किरणें इतनी तेज पड़ती हैं कि बुध ग्रह का वायुमंडल खत्म हो चुका है, वायुमंडल जल चुका है। इसीलिए दोस्तों बुध ग्रह को सबसे गर्म ग्रह नहीं माना जाता है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र को माना जाता है। ठीक है, और शुक्र ग्रह को दोस्तों सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी क्या है? जिसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? नागार्जुन सागर बांध को, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर दोस्तों नागार्जुन सागर बांध को बनाया गया है। कहाँ पर है ये नागार्जुन सागर बांध? तेलंगाना में। कहाँ पर दोस्तों? तेलंगाना में है। और तेलंगाना राज्य कब बना था? 2014 में दोस्तों तेलंगाना राज्य को बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? अब देखिए, जम्मू कश्मीर का नाम आते ही बच्चों के दिमाग में राउफ नृत्य आ जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपको राउफ नृत्य तो देखने को मिलता ही नहीं है। तब दोस्तों याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर का एक लोक नृत्य है धूमल। क्या है दोस्तों? धूमल। यह भी जम्मू कश्मीर का एक लोक नृत्य है। ठीक है, यदि मैं गिद्दा की बात करूं, यहाँ पर दोस्तों गिद्दा कहाँ का है? तो गिद्दा याद रखिएगा पंजाब में किया जाता है। कहाँ पर? पंजाब में। कोली कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का है। ठीक है, धूमल मैं बता चुका हूँ कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। और छऊ मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, झारखंड पश्चिम बंगाल की ओर छऊ नृत्य देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए दोस्तों, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यदि आपसे बात कर ले दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाएगा, तो याद रखिएगा 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 13 फरवरी सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस को, क्योंकि सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कल की वीडियो में आप सभी के लिए होमवर्क के रूप में दिया था। भजन सोपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, संतूर। संतूर दोस्तों भजन सोपोरी वाद्य यंत्र बजाते थे। ठीक है, अब मैं संतूर से रिलेटेड कुछ नाम आपको बताता हूं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला नाम आपको याद रख लेना है पंडित शिव कुमार शर्मा का। क्या दोस्तों? पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है, अगला नाम आपको याद रख लेना है भजन सोपोरी। भजन सोपोरी। और एक नाम आपको और याद रख लेना है पंडित भीमसेन जोशी। क्या दोस्तों? पंडित भीमसेन जोशी। ये नाम भी आपको याद रख लेना है। ये 3 नाम आपको किससे रिलेटेड याद रख लेने हैं? संतूर से रिलेटेड, जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये कल का क्वेश्चन था जो मैंने होमवर्क के रूप में दिया था। आज का वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है जो आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। 12 जनवरी को किसका जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों आपको जरूर से कमेंट करके बताना है। ठीक है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए। डेली सुबह आप सभी के लिए दोस्तों मैं लेकर आता हूं जीके जीएस की इम्पोर्टेंट क्लास, इसको ज्वाइन जरूर से करिएगा। और यदि दोस्तों आप कहेंगे तो मैं इसका PDF नोट्स भी आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।